नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। एफआईआर पर तकरार। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर यह एफआईआर 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन बालोद के घोटिया गांव निवासी आदिवासी शिक्षक देवेंद्र ठाकुर की खुदकुशी के मामले में दर्ज हुई है। पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें पैसों के लेन देन का जिक्र करते हुए मौत का जिम्मेदार हिरेंद्र नेताम, मदर खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर और पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर को बताया गया है। डोंडी पुलिस ने इस सुसाइड नोट के आधार पर पूर्व मंत्री अकबर के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, जिसके बाद कांग्रेस इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई करार दे रही है। वहीं भाजपा का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। मोहम्मद अकबर पर लगे आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बदलापुर की सियासत शुरू हो गई है? चर्चा इसी पर करेंगे। उससे पहले देखें रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रहे मोहम्मद अकबर के ऊपर एक शिक्षक को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मोहम्मद अकबर सहित 3 अन्य लोगों पर भी यही आरोप है। एफआईआर के सामने आते ही कांग्रेस ने इसे मोहम्मद अकबर के खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दिया है और इसको लेकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। लगता है सरकार को एफआईआर करने से डर जाएंगे, लगता है सरकार को लाठी मारने से डर जाएंगे, लगता है सरकार को जेल भेजने से डर जाएंगे कांग्रेसी। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो गलतफहमी में है। हमने तो कहा कि आपके एफआईआर के बुक में जितना कोरा रखना है रख लो, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता आपसे डरने वाले नहीं है। ये सरकार कांग्रेसियों के ऊपर एफआईआर करने के लिए बनी है। मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए एक बार, डर किससे रहे हो? गृह मंत्री से पूछ लीजिए एक बार, डर किससे रहे हो? दूसरी तरफ बीजेपी पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और दूसरे भाजपा नेताओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में कानून अपना काम कर रहा है और कानून को हाथ में लेने वाला कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। पूर्ववर्ती सरकार के तो बहुत सारे करप्शन के आरोप है, कुछ होगा पता चलेगा बात। जो भी भ्रष्टाचार किया होगा उसको जो राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ये सारे लोग खोज के निकालेंगे, ढूंढ के निकालेंगे और उस पर कार्रवाई होगी। कानूनी कार्रवाई की जद में आए कांग्रेस नेताओं में मोहम्मद अकबर अकेले नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में भूपेश बघेल, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और देवेंद्र यादव जैसे कई कांग्रेसी नेताओं के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कांग्रेस इसे अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश करार दे रही तो बीजेपी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई बता रही है। आरोप प्रत्यारोप किस दौर में और कितने नेता इस सियासी मकड़जाल में फंसते हैं और कौन आरोपों से बच निकलता है, ये आने वाला समय में ही स्पष्ट हो पाएगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ रायपुर से राहुल अग्निहोत्री की रिपोर्ट। क्या छत्तीसगढ़ में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बदलापुर की सियासत देखने को मिलेगी? लगातार जिस तरह कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो रही है, कार्रवाई हो रही है, उसको कांग्रेस बदले की भावना से, राजनीतिक द्वेष से की गई कार्रवाई करार दे रही है। तो लगातार सत्ता पक्ष की ओर से यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कानून को जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले परिचय करा देते हैं आपका। कांग्रेस से अनिल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी से अमरजीत छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों का बहुत स्वागत है। अनिल जी, सबसे पहले तो प्रतिक्रिया जो एफआईआर हुई है मोहम्मद अकबर पर, हालांकि उन्होंने अपनी ओर से यह स्पष्ट भी किया है कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और लगातार आप यही आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सिर्फ राजनीतिक द्वेष से की गई ये कार्रवाई है जो कांग्रेस नेताओं पर हो रही। सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, आपके विद्वान दर्शकों को नमस्कार। समस्या इस बात की है, देखिए कि ये जो बदले की राजनीति है, जिस तरह से चाहे अमित शाह जी देश में हों और यहाँ विजय शर्मा जी हों, इन गृह मंत्रियों की जो छवि है देश की जनता की नजर में और प्रदेश की जनता की नजर में, आपके विद्वान दर्शक समझते हैं कि ये कैसे गृह मंत्री हैं और बदले की राजनीति के लिए ही जाने जाते हैं। जब गृह मंत्री के जिले में बैगा आदिवासियों की हत्या होती है, गौसेवक की हत्या होती है, उस मुद्दे को उठाने पे देवेंद्र यादव हो चाहे मोहम्मद अकबर जी हो, इन पर जिस तरह से एफआईआर और जेल भेजने का ये षड्यंत्र किया जा रहा है, ये अपने आप में स्पष्ट करता है कि ये कौन सी खींच और बदले की राजनीति चल रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है, महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पे अगर विपक्ष बात रख रहा है, जो जनता ने उसको दायित्व दिया है, उसका कर्तव्य है, तो उसको लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार पूरे देश में और प्रदेश में बदले की कार्रवाई कर रही है,
उसको प्रदेश की जनता समझ रही है। दूसरी बात देखिए, प्रतिष्ठा जी, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, कानून में जो प्रावधान है आत्महत्या के लिए उकसाने का, वो बहुत स्पष्ट करता है कि सतत प्रताड़ना के स्पष्ट साक्ष्य होने चाहिए। पुलिस ने बिना इन्वेस्टिगेशन में के 2 दिनों के अंदर एक पूर्व मंत्री को जिस तरह से आरोपी बनाया है, जिनका कहीं से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस घटनाक्रम में नहीं है, वो बहुत स्पष्ट करता है कि कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ बदले की कार्रवाई के कारण एक छोटे से क्लू को माध्यम बनाकर, मतलब ये माध्यम खोजा जा रहा है कि कैसे छोटा सा क्लू मिले और हम विपक्ष के नेताओं को फंसा दें या उन पत्रकारों को फंसा दें जो हमारे खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिस तरह से बस्तर में आपने देखा कि एक टीआई निलंबित है, अभी जेल में है, वो तो सीसीटीवी कैमरा था, नहीं तो 3 पत्रकार जेल में सड़ रहे होते। ये जो खेल चक्र है, ये कुचक्र जो चल रहा है पूरे देश में और प्रदेश में खासकर, वो बहुत चिंता का विषय है और लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। सरकारें बदलती रहती हैं और इस तरह के अगर मानक स्थापित किए जाएंगे, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। में जो नाम बताया जा रहा है मोहम्मद अकबर का, वो सही नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? और जो आरोप लगे हैं नौकरी देने के नाम पर 70 लोगों से करोड़ों की धोखाधड़ी के, और सुसाइड नोट में जो नाम लिखा है मोहम्मद अकबर समेत और भी लोगों का नाम है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, वो सही नहीं है, आपका क्या कहना है? देखिए, ये सीधे तौर पर षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहा है। सिर्फ एक पत्र साक्ष्य नहीं माना जा सकता, कानून में स्पष्ट प्रावधान है इसके लिए। वो व्यक्ति क्या मोहम्मद अकबर जी से मिला, क्या उनकी कोई मुलाकात हुई, क्या उसने पैसे उनको दिए? आज तो ये सामान्य सा आदमी अगर भगवान ना करे सुसाइड कर ले और लिख दे कि देश के प्रधानमंत्री के नाम पर किसी ने मुझसे 10 लाख रुपए मांगे थे और मुझे वापस नहीं मिले, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आरोपी बना दिया जाए या नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, तो क्या देश की पुलिस प्रधानमंत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने का भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 का मुकदमा दर्ज करेगी? ये बहुत चिंता का विषय है। इस तरह के उदाहरण और इस तरह की परंपरा कभी हमारे कानून में नहीं रही। जब तक पूरे एविडेंस ना मिले किसी भी सभ्य व्यक्ति को इस तरह फंसाने का षड्यंत्र कोई भी कांग्रेस नेता पर एफआईआर या कोई भी आरोप लगते हैं या वो चर्चाओं में आते हैं, तो सीधा आरोप यही है कि आप सिर्फ राजनीतिक द्वेष के चलते ये कार्रवाइयां उन पर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जनता से जुड़े मुद्दे उठाकर आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर, मैदान पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश की जा रही है। देखिए प्रशीता जी, जिस तरह से अभी आपके चैनल के माध्यम से अनिल सिंह चौहान जी ने कुछ विषय को रखा, मैं उनकी बातों को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने बहुत सारे विषयों को बहुत हास्यास्पद रूप से रखा। उनका कहना है कि एक सुसाइड नोट, एक व्यक्ति जो प्रताड़ित होता है और बुरी तरीके से प्रताड़ित होकर मानसिक प्रताड़ना की दौर से गुजरता है। आप सोचिए, आत्महत्या करना कोई साधारण काम नहीं। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या के लिए विवश होता है तो कितनी कठिनाइयों परेशानियों से वो जूझते हुए आगे बढ़ा होगा, और उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले लोग यदि दोषी है तो क्या उन पर कार्रवाई करना गलत बात है? तो एक सुसाइड नोट मिलता है, वो सुसाइड नोट को ये किसी तरीके से नकारने की कोशिश करते, जबकि एक पुख्ता साक्ष्य है कि किस तरह से उस शिक्षक को, जो कि देवेंद्र कुमार कुंटी जी, जो कि एक आदिवासी वर्ग से आते हैं, और उन पर जिस तरह से 2022 में एक प्रकरण उनके खिलाफ दर्ज भी हुआ था कि 9 लोगों ने बताया था कि किस तरह से पैसा लिया, और उसके बाद खुद मोहम्मद अकबर भी स्वीकार कर रहे कि वो प्रकरण दर्ज हुआ था। लेकिन वो प्रकरण दर्ज हुआ तो जो आपके देवेंद्र कुमार कुंटी जी हैं, वो देवेंद्र कुमार कुंटी लगातार किनके माध्यम से पैसा लिया उन्होंने, किनको देने के लिए पैसा लिया उन्होंने, किनको नौकरी लगाने के लिए पैसा लिया उन्होंने, कोई ना कोई तो एक क्लू था जिसके माध्यम से उन्होंने सारी चीजों को किया। और जब वो नौकरियां नहीं लगी तो व्यक्ति इतने बुरी तरीके से प्रताड़ित हुआ, इतने मानसिक प्रताड़ना के दौर से गुजरा कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। और आत्महत्या के लिए विवश होने वाला व्यक्ति यदि दोषी व्यक्तियों के नाम पत्र में लिख कर जाता है तो ये एक पुख्ता सबूत होते हैं। इस बात को समझना होगा। अनिल जी, आप इस बात को गंभीरता से समझिए। आपने देश के प्रधानमंत्री जी के नाम का उल्लेख किया, वहां से कोई कनेक्शन है? आप जो इस तरह से इतने बड़े स्तर पर एक नाम को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने साथी जो पूर्व विधायक है, पूर्व मंत्री, उनको बचाने के लिए आप किसी भी तरह का बयानबाजी कर लेंगे क्या? कानून और न्यायपालिका पर भरोसा रखिए। न्यायपालिका पूरा काम कर रही है, कानून पूरा कानून के दायरे में काम कर रहा है, और जो भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे वह देवेंद्र यादव जैसा व्यक्ति हो जो बड़ौदा बाजार में जाकर लोगों की भावनाओं को उकसाता हो, चाहे मोहम्मद अकबर जी के माध्यम से यदि कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसमें जो क्लू मिले हैं, जो एक पत्र मिला है, और उसके बाद साथ ही जो 2-3 अन्य दोषी है, चाहे वो सलीम
सलीम खान की बात करूं, हरेंद्र नेताम की बात करूं या दूसरे नाम की बात करूं, इन सारे तथ्यों की जांच होगी और दोषी व्यक्ति बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए ये जो एक लंबी पटकथा रखकर और बदलापुर और तमाम तथ्यों को रखते हुए जो मेन तथ्य है उसको किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा एक आग्रह है कि जो कानून है उसको अपना काम करने दीजिए। कानून बहुत अच्छे से काम कर रही है और यदि मोहम्मद अकबर दोषी नहीं होंगे, यदि आप पत्र की जांच के विषय लें तो अगर वो दोषी नहीं होंगे तो न्यायपालिका है वो बरी हो जाएंगे। लेकिन प्राथमिक रूप से जो चीजें बरामद हुई है और जिसके माध्यम से एफआईआर की गई है, एफआईआर प्राथमिक जो तथ्य होते हैं, सबूत होते हैं, उसके आधार पर ही एफआईआर की जाती है। एफआईआर हुई है और उसमें मोहम्मद अकबर अभी फिलहाल उसमें एक आरोपी के रूप में आए हैं और जब अपराध सिद्ध होगा, न्यायपालिका में जाएगा, तब आपके पास समय होगा, आप वहां अपनी बातों को रख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से क्लू मिले और जिस तरह से एक व्यक्ति जो जिसने आत्महत्या कर ली और जिसका एक अंतिम पत्र मिलता है, अंतिम पत्र समझ लीजिए वो बहुत मायने रखता है एक सबूत के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, जिस पर प्रतिक्रिया लूंगी मैं शर्मा जी, जिस तरह सबसे पहले तो इसी पर आपकी प्रतिक्रिया कि मोहम्मद अकबर पर एफआईआर दर्ज होना और जिस तरह अनिल जी का कहना है कि सुसाइड नोट में नाम है उनका, तो ये साजिश हो सकती है। आपको क्या लगता है जो तमाम सियासत हो रही है, आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष पर और सरकार का साफ कहना है कि कानून को कोई भी हाथ में लेगा बख्शा नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो? ये सिद्धांत की बात है कि कानून का राज होना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि नौकरी के लिए इतने सारे लोगों से पैसा ले लिया, 3 करोड़ 70 लाख रुपए का, और 2022 की घटना है। उसके बाद थाने में इस प्रकार से बात होती है, रिपोर्ट लिखाने वाले सामने जाते हैं कि हमारा पैसा ये ले लिया है, फिर वो कहता है कि मैं इतने तारीख तक पैसा वो लौटा दूंगा। तो ये पूरी विवेचना का मामला है कि उसमें जो पहला पत्र दिया कि मैं 14 तारीख का पैसा लौटा दूंगा, नहीं तो फिर मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, तमाम प्रकार की बातें। उसके बाद अकबर जो उस समय वन मंत्री थे, उनका ये कहना है कि मेरा कोई भांजा नहीं, मैं नहीं जानता, ये उनका अपना पक्ष है। मेरा यह कहना है कि केवल सुसाइड नोट के आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है कि पुलिस ने कोई विवेचना की है कि जो आरोपी अन्य लोग हैं उनसे संबंध, और जो मृतक ने जो पहले पत्र दिया था उसमें अकबर का नाम क्यों नहीं था, ये तमाम प्रकार की बातें विवेचना जांच का हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति में यदि पुलिस कोई कार्रवाई करती है बड़े राजनीतिज्ञों के ऊपर, तो न्यायालय में उसकी सजा दिलाने की स्थिति में है क्या, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो कि मंत्री है उसके खिलाफ, चाहे किसी के खिलाफ भी यदि है, तो आपके पास विवेचना के पर्याप्त। बलौदा बाजार मामले में कहा गया कि विवेचना में मिले साक्ष्य के आधार पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई है। अब वो न्यायालय में देखने की कितना होता है। जैसे वन मंत्री, पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने स्पष्ट कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और वे बेदाग हैं, अपने तमाम प्रकार की बातें कही हैं। लेकिन राजनीति में इस प्रकार से लगातार कार्रवाई यदि हो रही है और न्यायालय में यदि बरी होते हैं तो क्या स्थिति बनेगी, या पुलिस क्या किसी दबाव में काम कर रही है, निष्पक्षता पूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये दोनों कांग्रेस और भाजपा के अभी जो प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों ही वकील हैं, ये अच्छी तरह से कानून को समझते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जनता के बीच इस प्रकार से कार्रवाई से क्या संदेश जा रहा है, इससे मतलब है कि राजनीति के लोग क्या शामिल हैं इस प्रकार से नौकरी दिलाने के नाम पर जो पैसे का लेन देन होता है। एक जनता के बीच बड़ा सवाल तो यही है। दूसरी चीज है, विवेचना के दौरान जो राजनीतिज्ञों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रहा है, क्या वो पूरी विवेचना के बाद तथ्य के आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है कि केवल के राजनीतिक द्वेष की जो आरोप लग रहा है उसके आधार पर ये कार्रवाई हो रही है। जी चलिए इसका जवाब ले लेते हो अमरजीत से छोटा सा, क्या विवेचना के आधार पर ये कार्रवाई हो रही है? जिस तरह से खुद मोहम्मद अकबर भी कह रहे हैं कि जो पहले आवेदन दिया था मृतक ने उसमें नाम नहीं था, अब सुसाइड नोट में नाम है, किस आधार पर पुलिस ने जांच की है, तो स्पष्ट करना होगा ना। के शर्मा जी ने जो विषय का उल्लेख किया वो भी सारी चीजों का स्पष्ट होगा। पूरी विवेचना के बाद ही सारी कार्रवाइयां हो रही है। और जहां तक रहा सवाल है, ये अनिल चौहान जी ने जिस तरह से कहा, छोटा क्लू छोटा या बड़ा नहीं होता, क्लू होता है। और खासकर ये तो एक सुसाइडल नोट है, हस्तलिखित उनका खुद का पत्र है जिसमें जो कि सुसाइड के दौरान उनके जेब से बरामद हुआ है। तो ये बहुत बड़ा क्लू है और ये क्लू इंगित करता है कि पूर्व में जो शिकायत दर्ज हुई थी और उसके बाद बीच का जो कार्यकाल था जिसके बाद उन्होंने सुसाइड किया, तो ये बीच का जो अंतराल था, ये बीच के अंतराल में उन पर कितना मानसिक दबाव डाला गया होगा, किस तरह
तरह से 3 अन्य आरोपी जो है उनके माध्यम से जब सारी चीजें उनको पता लगी होगी कि किस तरह से इसमें एक मंत्री इन्वॉल्व है और मंत्री जी के माध्यम से पूरा पैसा कहां इधर उधर गया और जो पैसा वापस उनको नहीं मिला और बाकी लोग उन पर दबाव डाल रहे थे कि नौकरी नहीं लगी तो पैसा वापस करें, लेकिन पैसा तो चूंकि इनके माध्यम से कहीं और पहुंच चुका था और वो पैसा उसको नहीं मिलने की वजह से वो कितने मानसिक प्रताड़ना के दौर से वो शिक्षक गुजरा होगा और उसके बाद उसने सुसाइड किया। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है और यह क्लू एकदम स्पष्ट इंगित करता है कि इसमें पूर्व मंत्री की पूरी संलिप्तता है। और आप देखिएगा कि जिस तरह से पत्र बरामद हुआ उस पत्र के माध्यम से आगे और भी सबूत इसमें मिलेंगे। ये बार बार जो विषय आ रहा है कि ये छोटा क्लू, मैं इसको बार बार नकारना चाहूंगा, ये छोटा मोटा क्लू नहीं है, बहुत बड़ा क्लू है। जिस तरह से मृत्यु पूर्व जो बयान होता है एक बड़ा बयान कहलाता है, उसी तरह से किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि आत्मदाह किया जाता है या सुसाइड किया जाता है उसके पूर्व यदि उसके द्वारा कोई एक चिट्ठी लिखी जाती है, कोई सुसाइड नोट लिखा जाता है तो कानून की दृष्टि में एक बहुत बड़ा सबूत होता है। अनिल जी से प्रतिक्रिया सवाल तो उठेंगे। 2022 का मामला बताया जा रहा है, उस समय वन मंत्री थे और अगर ये 3 करोड़ 70 लाख की धोखाधड़ी का आरोप है और इस पर लगातार आवेदन दिए जा रहे थे तो सरकार तो आपकी थी। देखिए प्रश्ता जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और माननीय विद्वान पत्रकार के शर्मा जी को नहीं सुन पाया, आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं आपको कि देखिए ये सुसाइड नोट असली है या नहीं या प्लांट किया हुआ है, नंबर 1, नंबर 2 कौन सा भांजा है जब मोहम्मद अकबर जी कह चुके हैं कि मेरी कोई बहन ही नहीं है। तो ये जो फैब्रिकेटेड प्रूफ हो या जानबूझकर जो एक षड्यंत्र किया जा रहा है, तो जो सरकार निष्पक्ष जांच के लिए जानी जाती है, निष्पक्ष कार्रवाई के लिए जानी जाती है, जब सरकार में बैठने के बाद वो राजनीतिक शुचिता भंग करके बदले की कार्रवाई सिर्फ करेगी, दमन करेगी, शोषण करेगी, कानून का और एजेंसियों का गलत उपयोग करेगी, जो आज केंद्र से राज्य तक चल रहा है, तो मैं समझता हूं प्रसूता जी कि लोकतंत्र खतरे में है इस तरह, और लोकतंत्र के मानक खतरे में है। इस तरह से एक पूर्व मंत्री पर एफआईआर करना जो गृह मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा हो, तो ये स्पष्ट एक मंशा को बता रहा है कि क्या गृह मंत्री जी उस राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में इस तरह का षड्यंत्र अपनी एजेंसी के माध्यम से कर रहे हैं। बड़ा उदाहरण हम लोगों ने देखा था देवेंद्र यादव के मामले में, 3 मंत्रियों ने दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया था कि देवेंद्र यादव का इन्वॉल्वमेंट है, जबकि पुलिस अधीक्षक और महानिरीक्षक ने कहा था कि हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। एक मंत्री का बयान सरकार का बयान होता है, लेकिन मंत्रियों ने अपनी मर्यादा तोड़ के कानून और संविधान से परे जाकर बिना किसी इनपुट के इस तरह का बयान दिया। और उसी तरह ये स्पष्ट परिलक्षित है कि मोहम्मद अकबर जी पर भी ये कूट रचना करके इस तरह का एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। और छत्तीसगढ़ जैसे शांत राज्य में जहां सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, चाहे हम स्थानीय निकाय के चुनाव ले लें या बड़े चुनाव, तो लेकिन ये जो परंपरा बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, ये बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और देखिए इस तरह करेंगे, देखिए भूपेश बघेल पर भी गंभीर आरोप लगे हैं, भ्रष्टाचार के, घोटालों के, शिव डहरिया पर गंभीर आरोप लगे, देवेंद्र यादव पर कार्रवाई की, अब मोहम्मद अकबर, कांग्रेस का क्या आगे रुख होगा? देखिए कांग्रेस इस तरह के एफआईआर से और इस तरह की लाठियों से, बंदूकों से नहीं डरने वाली। कांग्रेस जब अंग्रेजों के बंदूकों और लाठियों से और तोपों से नहीं डरी, तो आज इनके जो ये आज ये काले भारतीय हमारे जो साथी हैं कहना चाहिए, आज वो दमन की नीति अंग्रेजों की तरह अपना रहे हैं, उससे कांग्रेस नहीं डरने वाली है। कांग्रेस डटकर सामना करेगी और लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए, छत्तीसगढ़ की शांति के लिए और छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर मोर्चे पर संघर्ष करेगी। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कुत्सित प्रयासों का माकूल जवाब देगी और जनता इन सब सच्चाइयों को बहुत बारीकी से समझ रही है। और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता ऐसे बदले की राजनीति पर हमेशा कठोर प्रहार करती है। और आप देखिएगा जिस तरह से लोग नैरेटिव सेट करते हैं, जिस तरह से कुछ लोगों के माध्यम से 2-3 आरोपपतियों का धन इस्तेमाल करके, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके और शासन की एजेंसियों का इस्तेमाल करके ये जो लगातार माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता इस तानाशाही से ऊब चुकी है। 8-9 महीने लगातार अमरजीत जी कांग्रेस के नेताओं पर निशाने पर ले रहे हैं आप, क्या ये आरोप आप पर लग रहे हैं? राजनीतिक द्वेष से कार्रवाइयां की जा रही है, पहले कुछ और चीजें होती हैं, बाद में कुछ और हो जाती है, और इसी कारण लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू और आप उस शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्रशिता जी, ये जो 5 साल की इनकी सरकार थी,
ये 5 साल की सरकार में अली बाबा और 40 चोरों की टीम थी। इन्होंने छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया और जब ये लुटेरे पकड़े जा रहे हैं, इनके एक एक काले कारनामे सामने आ रहे हैं, तो ये अंग्रेजों के काल की बात याद करते हैं, एफआईआर नहीं कर पाए आप, ना किसी मंत्री को अरेस्ट करने की हिम्मत दिखा पाए हैं। छत्तीसगढ़ में 5 चरित्र मनन विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर आप करने का प्रयास करते हैं और सिर्फ चुनाव जीतना आपका फोकस है। कैसे गद्दी हासिल की जाए, कैसे दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, कैसे कानून और संविधान का उल्लंघन करके कुर्सी हासिल की जाए, इसका खेल खेलते हैं आप। जो सुपर सीएम होकर किसी को भी भ्रष्टाचारी बताकर अपने दल में शामिल करने के बाद उसी को आप लगातार उसको आप सबसे शरीफ व्यक्ति बताते हैं। चाहे आप अशोक चौहान का मामला ले लो, हिमंता बिस्वा शर्मा का ले लो, अजीत पवार का ले लो। लेकिन ये भी बड़ा सवाल है ना मजीद जी, जनप्रतिनिधि पूर्व मंत्री रहे हैं, विधायक देवेंद्र यादव पर कार्रवाई हुई, विधायक रहे, भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप रहे, मुख्यमंत्री रहे हैं वो प्रदेश के। अगर इतने गंभीर आरोप लगते, जनता के बीच क्या संदेश जाएगा अगर बिना कुछ प्रूफ के या सच साबित हुए इस तरह की कार्रवाइयां की जाएगी? तो देखिए, बिना किसी प्रूफ के कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत गंभीरता से प्रश्न करना चाहूंगा। 2022 में एफआईआर हुई थी, 2 साल उसके बाद इनकी सरकार रही, क्या किया इन्होंने? क्यों आरोपियों को नहीं पकड़ा? क्योंकि दाल काली थी। इन्होंने जो किया, लेन देन का काम इन्होंने किया था, ये अगर उन पर कार्रवाई करते तो निश्चित इनकी भी कलई खुलती। इसलिए उस कलई को ना खुले, इसलिए 2 साल तक उस मामले में इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की और तब जाकर उस निर्दोष शिक्षक को सुसाइड करना पड़ा। ये तो उनके चक्रव्यूह में वो शिक्षक फंस गया था और बेचारा लोगों के जिस तरह से लोगों ने उनको तंग करना शुरू किया, परेशान करना शुरू किया, तब जाकर उसने आत्महत्या जैसा एक ऐसा कदम उठाया जो कि सभ्य समाज में बिल्कुल उचित नहीं माना जाता है। अगर ये 2 साल पहले कार्रवाई कर लेते और दोषियों को पकड़ लिए रहते और तो हो सकता था कि जो ठीक है, इसका जवाब ले तो छोटा सा अनिल जी, उसके बाद शर्मा जी का रुख करूंगी। देखिए प्रसिद्धा जी, अगर ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई इसलिए मंत्री पर एफआईआर दर्ज कर देंगे, तो मैं इसको सही नहीं मानता। और वैसे भी आपको बता दूं, नहीं, उनका ये कहना है कि अगर आप कार्रवाई कर देते या कुछ हो जाता उस मामले में जो 2 साल पहले एफआईआर हुई थी या जो आवेदन दिया गया था, तो इस तरह की स्थिति ना बनती कि कोई सुसाइड कर लेता। देखिए, जब भी इस तरह के आवेदन आए हैं, उन तथ्यों की पुलिस ने अपने हिसाब से जांच की है। कांग्रेस शासनकाल में कभी पुलिस पर दबाव नहीं रहा और निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो क्या उस मंत्री पर आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा बिना किसी मामला उन्हीं के विभाग का था ना, इसलिए कार्रवाई हो रही है या पुलिस अपने हिसाब से जांच करे मामले की? ठीक है, शर्मा जी का रुख करूंगी। क्या मतलब ये चिंता का विषय है कि नौकरी देने के नाम पर इतने लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और कोई इतना प्रताड़ित हो गया कि उसे सुसाइड करना पड़ा है? तो ऐसे कितने मामले होंगे जिन पर कोई भी सरकार में रहे, सत्ता में रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कानून इतना कड़क होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए कि अगर 2 साल पहले आवेदन दिया गया था, शिकायतें की गई थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए प्रसिद्ध जी, पहली बात तो यह है कि 2 साल पहले का मामला है। 2 साल पहले आवेदन दिया ये क्लियर नहीं है। 6 लोगों ने, जैसे अकबर के बयान में है, जो उन्होंने पत्र जारी किया है, अगस्त में ये पत्र देते हैं थाने में कि मेरे से इतना इतना 4,70,000 रुपए प्रत्येक से लिया गया है। उसके बाद फिर आते हैं कि उसी दिन ये लिख के देता है कि मैं इन लोगों से पैसा लेके इतने तारीख तक वापस कर दूंगा, नहीं तो मेरे ऊपर कार्रवाई कीजिए। तीसरी चीज होती है फिर सुसाइड कर लेता है। उसमें नाम आता है, उसमें अकबर जी का भी नाम आ जाता है कहा जाए। और इस प्रकार से जो विवेचना का है कि इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी आपके ईडी कार्रवाई करे, सीबीआई कार्रवाई करे, ईओडब्ल्यू करे, पुलिस कार्रवाई करे, जितने भी आप राजनीतिज्ञों के ऊपर है, उनमें से कुछ मामले भी यदि 1-2 मामले यदि न्यायालय में यदि साबित हो जाते हैं तब तो बात अलग रहेगी। लेकिन जनता में एक विश्वास बनी रहनी चाहिए एजेंसियों के प्रति कि पुलिस के प्रति भी जो भी कार्रवाई कर रहे हैं निष्पक्षता पूर्वक कर रहे हैं। दूसरी चीज है कि महत्वपूर्ण जनता के लिए मैं बार बार कर रहा हूं कि नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे के लेन देन को लेकर लगातार आज भी पुलिस कार्रवाई हो रही है और पहले के 2022 का भी मामला आ रहा है। क्या इसको लेकर शासन के पास कोई नीति है, कोई योजना है कि मंत्री ये दावा कर सके कि मेरे विभाग में कोई भी लेन देन किस प्रकार की शिकायत आती है डायरेक्ट मुझसे कार्रवाई कर? तकनीकी युग में इस प्रकार से पैसे की लेन देन छोटे से पुलिस की नौकरी के लिए या वन रक्षक के पद पर, इस पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। दूसरी चीज है राजनीतिक द्वेष की, जहां तक बात है तो राजनीतिक द्वेष को लेकर कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से न्यायालय में ठहरेने का ऐसे में आपको लगता है शर्मा जी की फिर एक विश्वसनीयता का भी सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है जनता के लिए कि जनप्रतिनिधि को वोट कर वो अपना नेता चुनती है, उसके बाद इस तरह के मामलों का खुलासा होता है, सामने आते हैं, एफआईआर हो रही है, विधायक या जो भी है
उसके बाद विश्वसनीयता का सवाल उठना भी लाजमी है। शर्मा जी। जी, निश्चित रूप से इस प्रकार से जब घटनाएं होती तो विश्वसनीयता को लेकर मैं कह रहा हूं कि अभी मामला विवेचना के बाद कोर्ट में पुट अप होगा, चालान में क्या क्या सबूत लेके आते हैं, चालान के बाद न्यायालय में जब सुनवाई होती है तो क्या बातें आती है, ये तमाम प्रकार की बातें हैं। जैसे सुसाइड नोट में कहा जा रहा है, अकबर भाई का कहना है कि इसमें उसका नीचे साइन नहीं है, जो मृतक है उसका राइटिंग मिलाने की बात है। तो तमाम प्रकार पुलिस जांच का विषय कि वास्तव में शामिल है कि संलिप्तता है कि नहीं, वो आरोपियों को जानते नहीं, उनका कोई भांजा नहीं है, तमाम प्रकार की बातें हैं। तो मुझे कहना है कि इसका जवाब भी सामने ओर से आना चाहिए, पुलिस की ओर से आए, सत्ता पक्ष की ओर से आए, कि वास्तव में जनप्रतिनिधि है तो जनता को जानने का अधिकार है वास्तव में दोषी कौन स्पष्ट हो पाएगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तमाम पहलू हैं जिन पर जांच होनी है, लेकिन फिलहाल तो एफआईआर पर सियासत हो रही है छत्तीसगढ़ में। एक बार फिर सरकार पर आरोप लग रहे राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करने के, तो वही सत्ता पक्ष कह रहा है कि कानून से बड़ा कुछ नहीं है, अगर दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस आगे अपनी लड़ाई लड़ने वाली है, सड़कों पर उतरने वाली है। हालांकि देखना होगा इसका असर कितना पड़ता है, कितना दबाव सरकार पर होता है। फिलहाल एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।